कौन कहता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता? मिलता है ना, क्योंकि ये देश का देवर 2 बजे नहीं 1:30 बजे आएगा। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज खास तौर पर बात कल होने वाले मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट विस्तार की। जो खबरें आई हैं आज तमाम सूत्रों के हवाले से और जिस तरीके से बीजेपी के अंदर तमाम बड़े नेताओं ने मुलाकात की है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से, उसको देखकर अब ये लगभग साफ हो चुका है कि करीब 15 से 16 नए मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा विस्तार कल होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी की भी खबर है, कुछ को संगठन में जगह दी जा सकती है तो कुछ को पार्टी के अन्य कामों में लगाया जा सकता है। लेकिन आज की दिन की सबसे खास बात रही ऑफिशियली ये घोषणा होना कि कल 11 बजे राष्ट्रपति भवन में ये विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार, और उसके बाद अमित शाह के घर पर उन नेताओं का तांता लग गया जिनको इस नए विस्तार में जगह मिल रही है। ऐसे 16 नाम हैं जो इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, लेकिन फोकस ये कि इन 16 में से करीब 6-7 नाम ऐसे हैं जो दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उसके बाद गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बड़ा फेरबदल है और तमाम जातीय समीकरणों को फिट करने की कोशिश में मोदी और शाह की जोड़ी इस विस्तार को अंजाम दे रही है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी में बीजेपी का बेड़ा पार होगा? इस पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले ये स्टोरी देखते हैं। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार यूपी में कराएगा बेड़ा पार। पार्टी छोटी है, इसीलिए अभी जो मंत्रालय में मुझे जाने का मौका मिल रहा है ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लोग पूरे देश भर के खुश रहेंगे और जो भी मंत्रालय मुझे मिलेगा मैं अच्छा काम ही करूंगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम कोशिश करेंगे एनडीए की सरकार आए, बीजेपी के नेतृत्व में जो मतलब अपना दल है, आरपीआई है, हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र से आरपीआई के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी दलित नेता रामदास अठावले की एंट्री मोदी की कैबिनेट में हो सकती है। उन्होंने सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, लिहाजा सोमवार सुबह से ही अलग अलग राज्यों के दिग्गज चेहरों का अमित शाह के घर आना जाना लगा था। जो भी नेता अमित शाह से मिलने पहुंचा उसे कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का कयास तेज हो गया। माना जा रहा है कि 2017 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव और मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर टीम मोदी में ये बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक संभावित नामों की सूची में दलित, आदिवासी और पिछड़े नेताओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये फेरबदल यूपी चुनाव में अहम साबित होगा, क्योंकि यूपी में पिछड़े दलितों का बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा मोदी की कैबिनेट में ऐसे चेहरे लाए जा रहे हैं जो बीजेपी और केंद्र सरकार की छवि दलितों, पिछड़ों की हिमायती बनाए। इसके अलावा केंद्र से 3 केंद्रीय मंत्रियों, यूपी के रामशंकर कठेरिया, राजस्थान के सांवरलाल जाट और निहाल चंद की छुट्टी होने की भी खबर है। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसमें लोक संगठन के स्तर पर काम करने का यदि अवसर मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। निराशाजनक है ये या आपको लगता है? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता कभी निराशा का कोई प्रश्न उठता नहीं है। ये पद तो आते और जाते रहते हैं, इनका कोई हम लोगों के जीवन में बहुत महत्व नहीं है। मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की इस खबर के बीच हम तो पूछेंगे, क्या केंद्र में दलित पिछड़ों को मंत्री बनाकर बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी? तो हमारे एक सवाल को ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हमारा सवाल है कि क्या केंद्र में दलित और पिछड़ों को मंत्री बनाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनवा पाएगी? अगर आपको लगता है कि हां बनवा पाएगी तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और कैबिनेट फेरबदल के जरिए भी आप हमको ट्वीट कर अपनी राय भेज सकते हैं और IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमको आपके सुझावों और सवालों का इंतजार रहेगा। बड़ी बहस के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं
उनका परिचय आपसे कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया साहब इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ यहां दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। हम डिबेट की शुरुआत करें उसके पहले उन चेहरों का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है जिनके जरिए कैबिनेट को विस्तार दिया जा रहा है। उन चेहरों को देखना, उनके नाम को देखना और उस जातीय समीकरण को समझना। जो संभावित चेहरे हैं कल की आने वाली कैबिनेट में, उसमें अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं और माना तो ये भी जा रहा है कि अपने दल का विलय कर सकती है भारतीय जनता पार्टी में। एस.एस. आहलूवालिया पश्चिम बंगाल से, हालांकि सांसद है दार्जिलिंग से, लेकिन एक सिख चेहरा है, पंजाब के चुनाव में इनको भुनाया जा सकता है। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पटेल कम्युनिटी से आते हैं, पटेलों को खुश करने की कोशिश है। एम.जे. अकबर राज्यसभा के सांसद हैं, मध्य प्रदेश से इस बार आए हैं और माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। महेंद्र पांडे पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, चंदौली के सांसद हैं, उनको जगह दी जा रही है। और अब जो नाम आ रहा है पीपी चौधरी का, सांसद हैं पाली राजस्थान से, आपको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अनिल माधव दवे कांग्रेस, एक और बीजेपी के नेता हैं मध्य प्रदेश से सांसद, उनको जगह मिल रही है। हमारे साथ मनसुख भाई हैं, उनको गुजरात से राज्यसभा का सांसद हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फग्गन सिंह कुलस्ते को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। विजय गोयल का नाम है क्योंकि वो भी अमित शाह से मिले हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर सुभाष भामरे महाराष्ट्र से सांसद है, कहा जाता है कि अपने इलाके के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। जसवंत सिंह भामोर एक और पटेल जिनको जगह दी जा रही है। और रामदास अठावले, सहयोगियों की बात की जाए, उनको महाराष्ट्र में एक दलित चेहरा है, दलित नेता है, उनको जगह मिल रही है। कृष्णा राज सांसद है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, इनको भी जगह मिल रही है, ये भी पिछड़े वर्ग से आती हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो जिन 15-16 नामों की सूची हमारे पास आई है वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। वो किस कम्युनिटी से आती है उनके, वो भी सब स्क्रीन पर नाम चल रहे हैं। पहला सवाल मेरा सीधे तौर पर मैं चाहूंगा सुधांशु मित्तल जी के पास जाऊं। सुधांशु जी, आपके आलोचक ये कह रहे हैं आज सुबह से सोशल मीडिया पर कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जातीय समीकरणों का सहारा ही लेना पड़ता है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। आपको विकास नाम का जो तमाम एजेंडा है वो पीछे छोड़ना पड़ता है और जातीय समीकरणों को तरजीह देनी पड़ती है, तभी दलित और पिछड़ों को जमकर मंत्री बनाया जा रहा है ताकि पंजाब, उत्तर प्रदेश में और तमाम विधानसभाओं में फायदा उठाया जा सके। सुधांशु मित्तल। सुमित जी, जिनको हमारी आलोचना करनी है उनको तो हक है कि कुछ भी बोल दे। अब आपने अपनी लिस्ट सुनाई, इस लिस्ट में कितने दलित या कितने पिछड़ों को यूपी से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? आपने खुद ने कहा कटेरिया जी हटाए जा रहे हैं जो कि एक दलित समाज के थे, उनकी जगह अगर महेंद्र नाथ पांडे को लेके आया जा रहा है तो शायद जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनकी सत्यता नहीं है। देखिए, प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए समाज के विभिन्न अंगों का, विभिन्न वर्गों का, तभी हर वर्ग जो है सरकार से, सत्ता से जुड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति को लाया जाता है उसकी अपनी क्षमताएं, उसकी राजनीतिक सूझबूझ, उसकी उपयोगिता और उपयुक्ता, इन सबका भी ख्याल रखा जाए। पर सुधांशु जी, आप यूपी मुझे को लगता है हर कहकर चीज को एक छोटे यूपी के 3 चेहरे हैं इस नए लिस्ट में, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन 3 चेहरों से ही यूपी का उद्धार करने की कोशिश है। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, फिर मैं पैनल को पे जाता हूं। आप रामदास अठावले जी आ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं, कृष्णा राज मैम आ रही हैं, मैं और अगर नाम लूं तो इसमें माफ करिएगा, इसमें अर्जुन मेघवाल साहब है, दलित चेहरा, इस सूची में पुरुषोत्तम रूपाला साहब है, ओबीसी चेहरा। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पिछड़े और वंचित समाज को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जो वोट बैंक बीजेपी का नहीं है, जो या तो मायावती का है या मुलायम सिंह यादव का या कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी का रहा है। सुमित जी, अगर ये हमारा वोट नहीं होता
तो आपको लगता है कि 283 सीट पाके भाजपा जो है लोकसभा में जीत जाती? देखिए क्या हो गया है, एक बड़ा अच्छा शेर हमेशा मुझे याद आता है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। क्या हो गया है, यहां पर बैठ के एक से एक विश्लेषक और पंडित जो है वो जाति गणित लगाते रहते हैं कि देखिए ये है 5% ये है, 3% वो है, 6% ये है। अच्छा, एक सत्यता समझ लीजिएगा, जात 2 तरह की होती है। एक जो राजनीतिक तौर पे किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ी हुई जात होती है, लेकिन बाकी जात किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं होती है। और जीत और हार का फैसला वो जात जब कन्वर्ज करती है केंद्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, वो जिसके पक्ष में करती है वो जीतता है। और वो किस लिए करती है? वो भविष्य के लिए करती है। ये तो मानेंगे सुधांशु जी कि हर बार 2014 यूपी में नहीं हो सकता कि 80 में से 71 और अलायंस को मिला के 73 सीटें आ जाएं। ये पीक हो गया था। अब ये भी आपकी पार्टी को पता है, आपके अध्यक्ष को पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 73 से नीचे ही आना इस बार तो नहीं, आप ये सही कहते हैं कि हर बार एक ही स्थिति नहीं होती है। अब वो स्थिति कमजोर होगी या बढ़ेगी वो तो बात की बात है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हर चीज को जात के दृष्टि से जब आप देते हैं, जात के चश्मे से आप हर चीज का विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए, ये सत्यता नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति की। 2007 में जात नहीं जीती थी, माफ करिएगा। 2009 में यूपी के अंदर जब वोट पड़ा था तो जात नहीं जीती थी। 2012 पे जब वोट पड़ा था तो जात नहीं जीती थी, उम्मीद जीती थी। उम्मीद की राजनीति जो है वो सर्वप्रथम है लोगों के लिए। और जिस दिन हिंदुस्तान की राजनीति में सबको समझ आ जाएगी, शायद राजनीति का स्वरूप ही बदल जाएगा। जी, और ये पंडित जो बैठ के मतलब गणित के उस्ताद, ठीक है, गणित के उस्ताद बैठ के जो समझाने की कोशिश करते हैं, शायद उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। असली मायावती जी को, बीएसपी को चिंता है, आपके 2 वरिष्ठ लोग छोड़ गए पार्टी से दलित वोट बैंक के, और अब एक और खबर आ रही है कि तमाम बीजेपी तमाम लोगों को साध रही है, मंत्री बना रही है कैबिनेट में। क्या मायावती जी को, बीएसपी को चिंता है कि बीजेपी आपके वोट बैंक में सेंध लगा रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो इस तरह का प्रयोग अमित शाह जी ने बिहार में भी किया था। उन्होंने पहले यहां पर जब सरकार बनी तो उन्होंने वहां के जो बहुत बड़े नेता थे, रामविलास पासवान जी को मंत्री बनाया और साथ ही साथ कुशवाहा जी को भी मंत्री बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने कंधे पर बैठाकर पूरे प्रदेश और देश में मांझी जी का प्रचार किया। ये बड़े नाम थे पिछड़ों के और दलितों के, पर आपने बिहार के चुनाव में देखा कि उनका क्या हश्र हुआ। पर मैं साथ ही साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि लोग उम्मीद को वोट देते हैं, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को वो उम्मीद पर जरूर कसेंगे, उस कसौटी पर जरूर कसेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किसानों ने जो सैकड़ों की तादाद में आत्महत्याएं की हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में, उन लोगों के क्या मंसूबे पूरे किए? क्या बेरोजगार नौजवानों को जो करोड़ों लोगों को वादा किया गया था रोजगार का, वो आज हताश पूरे प्रदेश में और देश में घूम रहे हैं, क्या उनके मंसूबे पूरे किए? क्या काले धन का जो वादा किया था 15-15 लाख रुपए का, वो सारे के सारे मंसूबे उन्होंने पानी फेर दिया। किसानों की जो स्थिति है उसका जवाब तो असीम वकार को देना चाहिए। उसके लिए सुधांशु मित्तल के कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देंगे वो नहीं, वो असीम वकार भी देंगे। आज पंजाब में उनकी विधायिका जो सिद्धू जी की पत्नी है, वो कह रही कि उनके मंत्री लाल बत्ती लगाकर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि इतने गंभीर इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मन की बात में प्रधानमंत्री जी मौन है, इसलिए प्रधानमंत्री जी भी अब कसौटी पर हैं, क्योंकि उन्होंने कोई वायदे न पूरे किए, वादा खिलाफी की, और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हाशिए पर उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। के वकार साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले उन आंकड़ों को जरा पढ़ दूं। उत्तर प्रदेश में मेरे पास जो आंकड़े उसके मुताबिक 18 से 20% अगड़ी जाती है, 42 से 45% ओबीसी का वोट है, 21 से 22% दलित वोट है। इसमें अगर मैं खास तौर पर आपकी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है यादव वोट बैंक को अलग कर दूं, 10% को, लगभग 10% है। मोटे तौर पर अगर ये तमाम बाकी जातियां, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे लोधी हो,
इस जाटव हो गैर जाटव हो, अगर ये लामबंद हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इन तमाम नए समीकरणों के बाद, आपको लगता नहीं है कि बीजेपी आपकी जमीन को हिलाने की कोशिश कर रही है? अब हमें तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खात्मे की कगार पे खड़ी हो गई है और बहुत तेजी से पतन की तरफ बढ़ रही है। अब आपको पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसमें जो प्रधानमंत्री जी हैं यानी हमारे बादशाह सलामत जो हैं, ये हिटलर फितरत के हैं। और जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार पे चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा नजरिया ये कहता है कि ये स्टाफ की फेरबदल है, ना तो वहां कोई मंत्री है और ना किसी की अपनी वकार साहब, आप जो राय रखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में वो आपकी बात है, लेकिन मुझे इतना पता है वकार साहब कि चचा भतीजे के बीच क्या चल रहा था अभी एक हफ्ते पहले। किस तरीके से चचा किसी को पार्टी में ला रहे थे, भतीजे ने उनके साथी को पार्टी से बाहर कर दिया, फिर पार्टी ने पूरा स्टैंड बदला, फिर मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट विस्तार कर उसी व्यक्ति को जगह देनी पड़ी। तो कौन कहां हिटलर है और कौन कहां पार्टी कैसे चला रहा है, तो हम देख रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि अब आप सुमित अवस्थी जी, मुझे पता नहीं था, मुझे खैर आज जानकारी हो गई है, देश को भी जानकारी हो गई कि हमारे सुमित अवस्थी भाईजान जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के शायद पर्सनल प्रवक्ता हैं। तो जब आपकी तरफ से आया, मैं सोचा था शायद सुधांशु जी की तरफ से जवाब आएगा, लेकिन ये क्यों सोचते हैं वकार साहब, ये क्यों सोचते हैं कि देश के पत्रकार की कोई राय नहीं हो सकती वकार साहब, सिर्फ प्रवक्ताओं की राय हो सकती है? नहीं बिल्कुल सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे ठीक कर दीजिए कि शिवपाल यादव जी के बीच और अखिलेश यादव जी के बीच 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था मुख्तार अंसारी की पार्टी को लेकर? कहा ही नहीं आपसे, मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मैंने तो सिर्फ इतना हजरत अर्ज किया आपसे कि मुझे लगा कि शायद सुधांशु मित्तल जी की तरफ से जवाब आएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी जी के साथ क्या मौजूद है। मुख्तार अंसारी जी की पार्टी के साथ आपकी पार्टी में क्यों बवाल मचा, बताइए ना? क्या यंग अखिलेश यादव की बुजुर्ग शिवपाल जी सुनते नहीं है? देखिए, किसी ने किसी की ना सुनी, ना किसी ने किसी की कही। सच्चाई ये है कि जो आपने देखा है वही आपके सामने है और वही हकीकत है उत्तर प्रदेश। मतलब तनाव था पार्टी में, जो भी हुआ है, आपको लग रहा है ना, तो झूठ थोड़ी है, आपको लग रहा है, झूठ थोड़ी है। आप तो साहब सूरज पश्चिम से निकाल देते हैं। मैंने नहीं वकार साहब, ये तो नेताओं में मादा होता है, हम तो गरीब पत्रकार है सर। आप लोग हवा का रुख बदल देते हैं, मैंने कहा ना, आप लोग हवा का रुख बदल देते हैं। हम तो साहब आपके चैनल पर 1 घंटे के लिए आए हैं, 1 घंटे में मेरे हिस्से में शायद 5 से 10 मिनट आएगा शायद, लेकिन आपके पास तो पूरे 24 घंटे है, आप जो चाहे दिखाएं, जो चाहे चलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर मैं आपकी बात को काउंटर करना चाहूं तो बहुत आसान है, पता है कि हमारे पास तो एक चैनल है, आपके पास तो इतना बड़ा सूबा है, हजारों करोड़ों की आबादी है, हजारों करोड़ की पुलिस आपके पास है, प्रशासन व्यवस्था आपके पास है, आप तो जब चाहे तब वो कर सकते हैं, डंडा आपके पास है कानून का। मैं तो ये इल्जाम आप पे नहीं लगा रहा हूँ कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे डिबेट में आए, डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, डिरेल क्यों कर रहे हैं चीजों को? मैं मुख्तार अंसारी पे सवाल कर रहा हूँ, आप उस पर बात कर रहे हैं। वकार साहब, मुद्दे पे रहिए ना। मुझे पता है कि आपको बुरा लगा, मैंने आपसे काउंटर सवाल कर लिया, आपने उम्मीद नहीं की होगी, आपने खुद ने माना कि आप सुधांशु मित्तल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं जानता हूं, मेरा चेहरा देखिए, आप मेरा चेहरा देखिए, आपको आपने गाना सुना है क्या? गम में जो छुपाए जा रहे हो, मैं तो समझ रहा हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नहीं मैंने कहा नहीं वो कोई चलिए मुद्दे पे आते हैं। आपके कार्यक्रम का नाम है हम तो पूछेंगे। वकार साहब भूल गए, आपके कार्यक्रम का नाम है हम तो पूछेंगे। ये नाम अगर नहीं आप है, ही नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन? मित्तल जी सुन तो लीजिए सर, यही मैं भी कह रहा था कि आपके प्रोग्राम का नाम है हम तो पूछेंगे, आपके प्रोग्राम का नाम ये नहीं है कि हम ही जवाब देंगे। तो वकार साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। इन्होंने तो आपसे पूछा है वकार साहब, माफ करिएगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। वकार साहब नहीं, मैंने जवाब दिया। चलिए, अब आप सुनना नहीं समझ, मैं समझ रहा हूँ कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मित्तल साहब हकीकत यह है, अभी आपने महेंद्र नाथ पांडे का नाम लिया, कटेरिया जी को हटाकर महेंद्र नाथ पांडे जी को बनाया जा रहा है जी, तो जातीय समीकरण तो आप साध रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के एक ब्राह्मण के हटाए जाने से जिस तरह से ब्राह्मण आपसे नाराज है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से ब्राह्मणों की अनदेखी आप कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की भी तैयारी की है, कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित, ना गड़ा, ना पिछड़ा, अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की असलियत सबको पता हो गई है।
चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके जो झूठे वादे थे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो वादे किए थे, वो उस वक्त तक तो चलो वादे थे, प्रधानमंत्री बने नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शपथ लेने के बाद उन वादों को तोड़ना शुरू कर दिया। आप पूरा ना करते कोई बात नहीं थी, आप मत पूरा करिए, आपने चुनाव से पहले वादे किए थे, कोई बात नहीं थी, मैं भी तो जवाब दे दूं। लेकिन आप तोड़ क्यों रहे थे वादे? आप पाकिस्तान से संबंध बढ़ा रहे हैं। आप पहले कहते थे हम 10 सर लेके आएंगे, फिर साहब आप जाके वहाँ शादी में बिना बुलाए पहुंचे जा रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं सुधांशु जी का आपकी बात पर। चिकन बिरयानी खा रहे हैं। आपने जातीय समीकरणों को साधने की बात की, ब्राह्मण नाराज हैं। लेट सुधांशु मित्तल रिस्पॉन्ड टू दिस। सुधांशु मित्तल रिस्पॉन्ड टू दिस। कह लीजिए, आप कह लीजिए सर। मैं भैया वकार साहब, आपको तो बहुत ही खुश होना चाहिए। आप तो बड़े शुभ लग रहे हैं मुझे इस बात को कहते हुए कि ब्राह्मण, अरे भाई आपके हिसाब से ब्राह्मण भी नाराज है, सारी जनता वहां की नाराज है, हर जात वहां की नाराज है। आपको तो खुश होना चाहिए और चुप रहना चाहिए कि अगर मेरी दुर्दशा हो रही है उसको आप बोलेंगे तो शायद मेरी दुर्दशा ठीक हो जाए। ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है आपके लिए। अच्छा, प्रश्न आता है, मैंने कहा ना कि जिनकी राजनीति सिर्फ जात पे आधारित होती है, वो जात के आगे कभी देख ही नहीं सकते। सारी गणित बैठी रहती है हमेशा। अरे देखो, थाने में मैंने फला को पोस्ट करा तो ये जात को मैंने साथ दिया, ये धर्म के व्यक्ति को मैंने पोस्ट करा तो मैंने इस जात को साथ लिया। नतीजा क्या हुआ सुधांशु जी? कानून व्यवस्था चौपट। सुधांशु जी, आज गुंडाई का माहौल। हाँ सुनिए ना, एक मिनट बस, एक मिनट। देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडई और अराजकता सिर्फ एक विशेष दल के लोग, विशेष मानसिकता के लोग फैला रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो वो सुधांशु मित्तल जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो आपके दल की मानसिकता की वजह से आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस कार्रवाई करिए। कहीं धर्म के आधार पर, कहीं सुधांशु मित्तल जी की पार्टी कार्रवाई कर रही है, डिस्टर्बेंस गिरफ्तार करिए, कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। पुनिया साहब, वाजपेयी जी और रामकृपाल सिंह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। पुनिया साहब, बीजेपी ने तो अपना बीजेपी ने तो अपना रोड मैप लगभग एक तरीके से साफ कर दिया है पुनिया साहब कि वो क्या करने वाली है। 2 बड़े लोग बीएसपी को छोड़ रहे हैं। मैं सुधांशु जी में आता हूँ, 3 मेहमान और बाकी हैं। उसके बाद अब कैबिनेट विस्तार में जमकर दलितों को, पिछड़ों को जगह दी जा रही है। पुनिया साहब, ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा देखती है? कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस के चुनाव की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे कि प्रियंका गांधी करेंगे या प्रशांत किशोर किसी और का नाम बताएंगे? कांग्रेस कहाँ इस पूरी लड़ाई में अपने आप को देख पा रही है? क्या बीजेपी ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही इस टाइम पे कांग्रेस के मुकाबले? सहमत नहीं हूँ। जो आपने पूरे आंकड़े दिए कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें दलित और पिछड़ों को वरीयता दी जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ये सही है। जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, 2 साल तो गुजर गए, 2 साल पहले अगर करते तो ये मानते कि हाँ, उनके मन में इन जातियों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए लगाव है और इसलिए उनको बनाया है। अब तो चुनाव आ रहा है थोड़े से दिन के बाद, और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूँगा कि इस दिखावे से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाके उन्होंने आरक्षण के पक्ष में अपनी बात कही है, लेकिन कई जगह बिहार के चुनाव में, फिर इंदू मिल के मेमोरियल के शिलान्यास के अवसर पर और मेमोरियल लेक्चर जब दे रहे थे उस समय उन्होंने बहुत खुल के कहा। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए, इस समाज के सामने समस्या क्या है, उन समस्याओं के प्रति आपका रवैया क्या है, आपने क्या काम किया है, वो उसके बारे में लोग बाग सवाल पूछते हैं, चाहे ये दिखावे के लिए कुछ भी हो। अब पदोन्नति में आरक्षण की बात है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई एक सवाल क्या एक जबान खोलने को तैयार नहीं है। जो लोग कहते हैं कि साहब आप रोजगार देने की बात कह रहे थे, तो सरकारी तो रोजगार आपने पूरे बंद कर दिए। आप प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दें, इसको आरक्षण देंगे, मैं आपकी बात को अगर एक लाइन में कोई बात होगी, बात होगी तो विकास
और पॉलिसीज जो है वो मुद्दा नहीं है। जातीय समीकरणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीतना चाहती है। सुधांशु मित्तल, जवाब दीजिए। नहीं, मैं आप मेरे सवाल पर मुझसे सवाल पूछेंगे। ये अभी बात हो रही थी पुनिया साहब के द्वारा। मैंने तो ये नहीं कहा। पूर्णिमा पुनिया साहब, मैं बोलूं पुनिया जी, पुनिया जी, जो समीकरण है जी, समीकरण है वो पूरा फेल होगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल पूरी तरह से फर्क है। मेरा कहने का ये है, मैं समझता हूँ। मैं आऊंगा आपके पास सुधीन जी। अच्छा सुधीन जी, मैं पक्का आऊंगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुमित जी अब सुनिए पुनिया जी का जो तर्क था, मैं उसके बारे में टिप्पणी कर दूं। ये कहें कि साहब देखिए अब 2.5 साल बाद इनको याद आई। पुनिया जी, शायद आपको पता नहीं है, इस देश में सर्वाधिक एमएलए पिछड़ी जाति से हो चाहे अनुसूचित जनजाति से, जाति और जनजाति से हो, भाजपा के हैं। सबसे अधिक सांसद इस वर्ग से हमारे हैं। सबसे अधिक मंत्री इस वर्ग से, अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा हमारे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर भी हमारा है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस समाज का पार्टी का। भाई बोल लेने दीजिए। देखिए ये गलत बात है। मैं बोल दूं, देखिए प्लीज मैं बोल दूं। पुनिया जी देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो बहुत सभ्य आदमी है, आप कहां से लोगों की तरह करने लगे? तो प्रश्न ये है कि ये तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, और फिर अब आप हमें बताएंगे इनके बारे में, तो आपको ये अतिशोक्ति है। मुझे लगता है आप हमारे साथ न्याय कर रहे हैं। अभी आपने बात करी कि आपका नेतृत्व है, ये है, वो है। अब देखिए स्थिति क्या आ गई कि शिप का कैप्टन जो है उसको क्रू कह रहा है ये कैप्टन ही नहीं है, अब तो हमें कैप्टन इंपोर्ट करना है। इसलिए आज अखबारों में लीक दी जा रही है, प्रियंका जी फला इतनी रैलियां यूपी में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भैया अपना घर संभाल लो, हमारी वजह से तो आपको जो करना है, आपका प्रियंका जी लाइए, राहुल जी लाइए, फला लाइए, ढिमका लाइए, हमें क्या करना है? प्रश्न ये है कि हमारे पे जब आप इल्जाम लगाते हैं तो आपका हक नहीं है, क्योंकि सत्यता भी नहीं है, और आपका लोकल स्टैंडर्ड जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं, आपका क्या है? लेकिन भाई हम अपनी पार्टी में हम अपनी एक सीन में खत्म, मैं पुनिया जी मैं खत्म कर लूं प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। सारी समस्या समझ लीजिए क्या है। समस्या ये है कि जात पात की राजनीति करते करते ये सब जो है, ये पुरानी ढर्रे की राजनीति करते करते सब लोग पिट लिए हैं ये लोग, और जनता की तरफ से इनको जो है बिल्कुल ही नकारा सुधांशु जी, इसीलिए जब विकास की बात या सुशासन की बात होती है, जी समझिए सुधांशु जी, आज इल्जाम आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आप जात पात की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जिन लोगों को मंत्री बना रहे हैं वो खास कम्युनिटीज को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, और शायद इसीलिए पुनिया साहब और सुदीन भदौरिया जी और असीम बकार साहब आपकी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज आपको जवाब देना है कि जात पात को तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। मैं वैसे सुदीन जी आपको, सुमित जी एक और बता दूं आपको, कैबिनेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 79 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, 79 मंत्री। हाँ। अभी जो थे 63 थे, जिनमें 2 जो हैं सापला जी और सर्बानंद सोनोवाल, वो दोनों अपने पद से त्यागपत्र दे चुके थे। तो 61 नहीं 61 और 79, 18 की तो वैकेंसी थी। सुनिए एक सेकंड सुदीन जी, एक सेकंड नहीं किया, आपको अंदाजा नहीं है, मुझे थोड़ा आपने मुझ पर देखिए, आपने मुझे थोड़ा बहुत आधे घंटे का समय दिया, सुदीन जी की बात, आधे घंटे का समय दिया। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की बहस में लगभग 20 मिनट तो सुधांशु मित्तल बोलते रहे। आपके आधे घंटे के इस डिबेट में 20 मिनट बोले हैं सुधांशु मित्तल। मेरे पे प्रश्न करे 2 मिनट में दूंगा ना, नहीं मैं कह रहा हूं कि 20 मिनट जवाब दूंगा ना। बेगानी शादी में उतना दीवाना हो रहा है सुधांशु जी। आप चलिए सुधांशु जी, अब आप शांत कर लीजिए। हमको कोई सुधींद्र जी, क्या बीएसपी की जमीन खिसक रही है? क्या बीएसपी में बेचैनी है? क्यों बीएसपी के बड़े नेता छोड़कर भाग रहे हैं? क्यों बीएसपी के जो कथित तौर पर वोट बैंक माने जाते हैं उनमें सेंध लगाने की कोशिश करती बीजेपी दिखाई दे रही है? बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। इन्हीं लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके स्पीकर महोदय थे 2003 के अंदर, और आपको मैं याद दिला दूं, हमारे करीब दर्जनों विधायक इन्होंने तोड़े, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को
समर्थन दिया, यहां से उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनवा दिया। हमारे विधायक बड़ी संख्या में टूटे, पर हमारा वोट और कार्यकर्ता और मजबूत हुआ। मैं और कह देना चाहता हूं, और IBN 7 के मैं इस चैनल पर फिर आऊंगा, इसी तरह से आप इन लोगों ने अब अमित शाह जी की और मोदी जी की अपने ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर भरोसा नहीं है। ये जोड़ तोड़ की राजनीति में यकीन रखने लगे हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, ये हमारी पार्टी और ताकतवर होती है, और ये कोई नया नहीं सिलसिला है। आप देखेंगे हमारे पार्टी के MLA जीतते हैं, लोग उनको तोड़ते हैं प्रलोभन देके, क्योंकि जो मनुवाद की शक्तियां हैं, धनबल की शक्तियां हैं, बाहुबल की शक्तियां हैं, वो अपना पूरा वार करती हैं। पर इससे हमारा दलित और पिछड़ा वर्ग और निर्धन लोग आपके विरोधी मुस्कुरा रहे हैं वाजपेयी जी। वो तो मुस्कुराएंगे, पर वो रोएंगे जब चुनाव के परिणाम आएंगे, क्योंकि बहन मायावती जी उसी तरह से हमने तो कुछ कहा ही नहीं जैसे है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती थी, सुरेंद्र और जी, जिस तरह से दिल्ली में इनकी धुनाई हुई, जैसे दिल्ली में इनकी धुनाई हुई और बिहार में धुनाई हुई, वही हालत इनकी उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि इनका गठजोड़ समाजवादी पार्टी से जो है, जिसको बहन मायावती जी ने कहा कि इन लोगों में फिक्स मैच चल रहा है, उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, लोग इनके करा रहे हैं। अरे सरकार हो रही है, दोनों मिलकर दोनों लोग इसको कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को इन्होंने आग में झोंक फेंक दिया है। जनता को देखिए ऐसा है सुरेंद्र जी, आप सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। सुरेंद्र जी ऐसा है, आपकी बहन मायावती जी इस बात के लिए जानी जाती हैं कि उन्होंने टिकट बेचा करती हैं, और जाति समीकरण की राजनीति बहन मायावती करती हैं। दलितों के उत्थान में इनका कितना योगदान है ये पूरी जनता यूपी की जानती है। एक समय हुआ करता था काशीराम जी का, जब उनका उस बोर्ड पे सिक्का चला करता था, लेकिन अब सब वो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। और जहां तक जाति समीकरण का बात है, 2007 में मोदी जी की सरकार वो जाति समीकरण की बात नहीं कर रही है, वो विकास का। लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के सहयोगी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी बोल रहे। भदौरिया जी अब आप जवाब दीजिए। अच्छा, तो वाजपेयी जी को बतला दें कि पहले वो बिहार में अपनी जो पार्टी का हश्र हुआ है उसको संभाले। अरे 6 सांसद हैं सुरेंद्र जी, ऐसा तो मैं आपको बोल सकता हूँ। 2014 में आपका क्या हुआ था? 2014 के लोकसभा में BSP का क्या हुआ? एक भी MP नहीं जीता। हम 2 विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में कभी आप देश की बात करने लगते हो, कभी खाली विधानसभा की बात करते हो। जी हाँ, ये एजेंडा विकास का चलाओगे। जब आपकी बहन मायावती सत्ता में थी तो उन्होंने क्या क्या विकास के काम दुनिया जानती है, वहाँ क्या राज चला करता था वो भी जानते हैं, और किस वर्ग को सिर्फ फेवर किया जाता था वो भी जानते। वाजपेयी जी हम जानते हैं, आपके पास देखिए ये तो फैक्ट है। देखिए ये फैक्ट है कि हमारे पास 6 सांसद हैं। ये फैक्ट है कि बिहार में हमारे पास 7.5% वोट इंटैक्ट है। रामकृपाल सर, मैं रामकृपाल जी को डिबेट में लेके आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश को जितना आप समझते हैं, जब संसद एक मिनट पहले सोने के नाते आपको पता चल जाएगा। मैं आऊंगा, मैं आता हूँ, एक-एक करके। बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। अरे सर, आज आप जैसे अच्छे लोग आए ना, इसलिए कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सुमित जी, आप तो बहुत बढ़िया। रामकृपाल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रामकृपाल सिंह जी से पूछने दीजिए प्लीज, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे आधे मिनट में आपने आऊंगा। पुनिया साहब कर दिया। अरे पुनिया साहब ऐसे रजिस्टर मत करा करिए, और चैनलों पे तो आप ये बोलते नहीं है, क्योंकि मैं आपसे हम्बल रहता हूँ, इसलिए आप बार बार शिकायत कर देते हैं। नहीं पुनिया साहब, नहीं मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, उससे पहले ही आपने उसको कर दिया। मैं एक राय समय दीजिए, एक राय रामकृपाल सिंह जी की। रामकृपाल जी से पूछिए पहले। रामकृपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जात पात जरूरी है चुनावी समीकरणों की गोटियों को ठीक से बिठाने के लिए? क्या उसके लिए चुनाव नहीं जीते जा सकते? सुमित जी, व्हाट इज एंड व्हाट आर टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जातिवाद के खिलाफ आदर्श की बातें करती हैं, लेकिन भारतीय राजनीति का सच ये है कि भारतीय राजनीति बिना जातीय समीकरण के आगे नहीं बढ़ सकती है। आज तक की स्थिति ये है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, लेकिन हर चुनाव में वो एक नंबर 2 फैक्टर जरूर आता है। नंबर 1 कभी विकास हो जाता है, कभी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन देखिए वो एक उसका एक कारण भी है। भारतीय समाज जो है आज भी सब जानते हैं, उसका पूरा सामाजिक आर्थिक ढांचा आज भी
गांव में लेकर के आप जाइए, सब चीज देख लीजिए, तो वो जातीय आधार पर है बहुत हद तक। बिल्कुल। तो ऐसा है, हर पार्टी ये करती है, कहेगा कोई भी नहीं, अंदर से आप ये भी जानते हैं, क्यों डरते हैं कहने में? देखिए ये सबका है। अब आप अखबारों में देखिए, आप या तो कहेंगे सारे अखबार गाली, आज भी देखिए कल 2 दिन से हेडिंग चल रही है, डीएम फार्मूला पर बहन जी चल रही है, यानी दलित और मुस्लिम। अब ये सब सारी जो चीजें आती हैं, बिहार में लालू जी ने जिस तरह से प्रचार किया था, मतलब हमारी बात मीडिया को तो छोड़ दीजिए, सब लोग मीडिया को गाली देते हैं, उन्होंने क्या कहा था, सारी चीजें अगर आप देख लीजिए तो देखिए जातीय समीकरण साधना विनेबिलिटी एकमात्र फैक्टर है, और उसमें जो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है वो जातीय समीकरण है। उसके बाद जो भी इशू होता है, जैसे कहीं राम मंदिर लहर होती है तो वो सबसे नंबर में चली जाती है, लेकिन तब भी जातियां खत्म नहीं होती हैं, आप जान लीजिए। तो बीजेपी का जो ये एक्सपेंशन का आज भी है, कोई कहे न कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 साल के बाद, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भविष्य और केंद्रीय राजनीति और प्रादेशिक राजनीति सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी उसमें देखिए दोनों चीजों को साथ देगी। सिर्फ एक शब्द इससे फायदा होगा बीजेपी को, जो नाम सामने आए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए मैं फिर 16 में से 7-8 नाम पिछड़े और दलित में, देखिए जो वो कर रहे हैं उससे नुकसान तो नहीं ही होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी बहुत दूर है। आप ये देखिए कि लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, आप याद कीजिए 84 का चंद्रशेखर जी बड़ी भारी यात्रा कर रहे थे और लगता था कि बिल्कुल चंद्रशेखर जी देश पुरुष है, बलिया से चुनाव हार गए और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी उस समय, याद कीजिए। तो हवा थी। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि तब भी जातीय समीकरण थे, ऐसा नहीं होता है, हमेशा रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या मुद्दा होता है, अब ये देखना उत्तर प्रदेश में कि विकास का मुद्दा, ये जो यंग वोटर्स है उसको लेकर कहां तक चल सकते हैं, विकास भी रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ये साध रही है कि देखिए आज जो आपने नाम लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा बसपा के जो मेजर वोट बैंक है वहां पर, उसमें से थोड़ा सा डेंट करने की ये कोशिश तो है बीजेपी। बिल्कुल राजगोपाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जाति रहती है, जाति समाप्त नहीं होती, लेकिन आप देखें पिछले 2 चुनाव का ट्रेंड देखें, जाति होते हुए भी मुद्दे हावी हो गए। जैसे विकास का मुद्दा चल रहा है, विकास के मुद्दे से यूथ प्रभावित हो रहा है, पूरी कंट्री का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है, फिर भी बिहार हार गए। बिहार हारने का समीकरण दूसरा, बिहार में क्या दुष्प्रचार हुआ, दुष्प्रचार क्या हुआ कि भैया तुम्हारा रिजर्वेशन छिप रहा है, दुष्प्रचार हो गया, बिहार हार गए। यही तो है ना, ये देखने की चीज है कि रिजर्वेशन जीतते हैं तो विकास से जीतते हैं, जहां हारते हैं तो दूसरी पार्टी जात पात से जीत जाती है। विकास ये तो गलत बात है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। सुमित जी, विकास आज की जरूरत है कि नहीं, इस बात को बताइए। बिल्कुल, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो अमीर आदमी है। ये भी तो कड़वी सच्चाई है कि आज भी आपकी पार्टियां जात पात के नाम पर वोट बांटती है, लेकिन ये कहना गलत है कि जो आज का मंत्रिमंडल विस्तार है वो जाति गणित को देखते हुए बनाया गया। हर राज्य से प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये आप मैं ये पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मेरा जवाब चाहता हूँ मैं, सुदीन जी 1 मिनट, बकार साहब हजरत को थोड़ा सा शांत कराइए। सुदीन भदौरिया जी ने अभी एक इल्जाम लगाया और कई बार ये लगाते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मिला जुला वो चल रहा है मामला। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ साहब, आप आवाम को, उत्तर प्रदेश की या देश की आवाम को आपने अंधा और बहरा समझ रखा है। सुन तो लीजिए, अरे अभी जवाब दे दीजिएगा पूरी तरीके से, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, अभी जवाब दूंगा आपसे, अभी जवाब ही पूछ रहा हूँ। आप सुधींद्र जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा डिबेट चल रहा है, आप ये बता दीजिए, ये सवाल पूरा होने दीजिए। वकार साहब के बाद आप ही की बारी। ये बताइए कि 4 बार गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी से आपने किया, लालजी टंडन को भाई बनाया आपकी बहन जी ने, मोदी जी के मंच पर 2004 में गुजरात दंगों के फौरन बाद मोदी जी के मंच पर चढ़कर वोट मुसलमानों के अगेंस्ट आपकी बहन जी ने मांगे। बीजेपी के गठबंधन से सरकार आप बनाए, मुसलमानों को कट्टरपंथी आप कहें और गठबंधन हमारा चल रहा है। जवाब दीजिए। आपने देश की और जवाब देते वकार साहब, जवाब देते हैं। आपने फैक्चुअल बातें की, गंभीर आरोप लगाए, जवाब सुनिए भदौरिया जी। देखिए ऐसा है कि जहां तक इन्होंने ये आरोप लगाया, बहन मायावती जी निसंदेह मुख्यमंत्री बनी, पर आपने जिस तरह से यूपी गेस्ट हाउस कांड किया था, उन्होंने सबका सहयोग लिया और मुख्यमंत्री बनी, पर एक दंगा
आप बतला दें, मुजफ्फरनगर छोड़ दीजिए, चाहे भागलपुर या मुजफ्फरनगर तक जिस तरह के दंगे हुए आपकी सरकार में बरेली में जो दंगा हुआ था उसमें आपने रिकॉर्ड कैम कर दिया। छोड़िए, आपने जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी मुसलमानों को। अरे भाई आप मस्जिदों में जुमे की नमाज वकार साहब आप सुनिए, वकार साहब बरेली में आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने बरेली में मुसलमानों को जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी। वकार साहब आप सुनिए, देखिए ये बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, अभी जहां तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, अपने गांव में बुलाकर शॉल उड़ा रहे हैं मोदी जी को, और बिहार के चुनाव में जाके मोदी जी को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप हमसे क्या कहेंगे? हमने उत्तर प्रदेश में चाहे राम मंदिर का प्रश्न हो, चाहे वहां पर अल्पसंख्यकों की हिफाजत का प्रश्न हो, हमने उत्तर प्रदेश में कभी समझौता नहीं किया। हमारे नेता के लिए बाबरी मस्जिद है और आपने बोल दिया सुधींद्र जी, वकार साहब एक मिनट, आपने बोल दिया चैनल पर कि बहुजन समाज पार्टी के लिए वो मर्यादा बना और हमारे नेताजी के लिए वो बाबरी मस्जिद है। यही फैसला हो गया, यही मुसलमान देख ले कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं वापस मुद्दे पर लौटा के लाता हूँ, मैं वापस मुद्दे पर लौटा के लाता हूँ। पर लोगों को दंगे में नहीं लिप्त होने दिया, जैसे आप सुधांशु जी मैं आऊंगा आपके पास। पुनिया साहब देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुनिया साहब मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, अब आप मेरे साथ हैं डायरेक्ट, क्या आपको लगता है जो बात कही गई वकार साहब के द्वारा कि सुधीन जी के द्वारा कि वकार साहब की पार्टी में और सुधांशु जी की पार्टी में कोई सहमति हो गई है? क्या कांग्रेस भी इस बात को मानती है? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि सब पे आरोप लगते हैं जात के आधार पर राजनीति करने के, सपा पर, बसपा पे, और धर्म के आधार पर राजनीति करने का, और अब जात के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी का। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि उम्मीदें जीतती हैं, जातियां नहीं जीतती, तो कौन सी उम्मीद लेके जाएंगे? 2014 में जितने भी वादे किए थे कोई उम्मीद तो बची नहीं। और जहां तक इनका आपस में समझौता है, और उन्होंने अच्छी तरह से भदौरिया साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए बता दिया, उसमें कोई गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के लिए बता दिया, वो भी कोई गलत नहीं है, सब सही है। ये आपस में मिले हैं सुविधा के अनुसार। कांग्रेस किससे मिली है? ये अपना गठबंधन भी कांग्रेस तो आप किससे मिले हुए हैं? आप किससे मिले हैं पुनिया जी? अगर सब मिले हुए हैं आपके हिसाब से, तो आप किससे मिले हैं? आप भी बता दीजिए। अब सवाल तो एक दफा ही पूछा जा रहा है, बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा। मैं यही नेक्स्ट आगे सेंटेंस ही बोलना चाह रहा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ना जात के आधार पर ना धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप कभी नहीं लगा, और पाक साफ राजनीति करते हैं। और कोई मुद्दा नहीं मिला तो प्रियंका जी अब प्रचार करने आ रही हैं, राहुल जी का क्या होगा? भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है पेट में? प्रियंका जी अमेठी और रायबरेली का काम देखती थी, अब कोशिश हो रही है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश भर का प्रचार करें। तो प्रचार करेंगी तो आपको क्या तकलीफ हो रही? करें। पुनिया साहब की बात का जवाब आवश्यक रूप से जी सुधांशु मित्तल जी आप दीजिएगा, लेकिन पहला मेरा सवाल पुनिया साहब आपसे है। अब मित्तल जी मैं आप ही से लूंगा इसके बाद। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो मित्तल जी से तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी क्या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था, अगड़ों का, ब्राह्मण का, पंडितों का, क्या उस पर अब कांग्रेस की नजर है? क्या कांग्रेस किसी पंडित को चेहरा बनाने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर? शीला दीक्षित जी का नाम, प्रियंका वाड्रा जी का नाम, ये क्या है, किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, मैंने पूरी तरह से स्पष्ट किया, हम जात के आधार पर राजनीति नहीं करते। किसी को भी हो, किसी धर्म से, जात से संबंध रखेगा, लेकिन वो पूरी तरह से मेरिट के ऊपर जो जनाधार जिसका हो वो उस तरह का कैंडिडेट। शीला दीक्षित जी का नाम सुन रहा हूं मैं कि उनको चेहरा बनाने की तैयारी है, दिल्ली से ले जाकर उनको उत्तर प्रदेश का वासी बनाने की तैयारी है। मीडिया में बहुत तरह की बातें चल रही है, लेकिन किसी में कोई सत्यता नहीं है। नहीं है, मतलब आप गिरा रहे हैं। नहीं है। जब निर्णय लिया जाएगा तब उसके बाद अगर वो बनेंगी तो मैं फिर आपको डिबेट पे बुलाऊंगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब नहीं, मैं रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज तक कोई निर्णय नहीं है। ठीक है। मैं दो छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा जी। मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं।
पहले तो पूनिया जी के यूपी का बयान बखान सुना तो एक कहावत मुझे ध्यान आती कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिर उसके बाद में वकार साहब और सुधींद्र भदौरिया जी का जो हम पे आक्रमण चल रहा था उसके बारे में सुनते एक मुझे और शेर ध्यान आया, जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा। अभी आप पे आक्रमण किया कहाँ है? जलाने की बात करते तो हो, पूछूंगा सवाल तो फिर आप बताइएगा। अभी आक्रमण आप पे कहाँ किया है? देखिए भाई ये तो ठीक नहीं है। देखिए ठीक नहीं है। नहीं आप सर, जब बोलते हैं पीछे कभी नहीं मैंने आपके बादशाह सलामत के ऊपर जो मैंने आपके बादशाह सलामत के बारे में जो आरोप लगाया, मुझे मेरी बात सर आप ये बता दीजिए, आपने 15 लाख की बात की। देखिए तो लीजिए सर, आपने 15 लाख की बात की, मैं खत्म कर दूं और जब चुनाव के बाद लोगों ने 15 लाख मांगे तो आप कहते हैं इस बात का सुधांशु मित्तल जी के बाद आपकी बारी है, इनकी बात सुन लेते फिर आप जवाब दीजिएगा। जब आपने 15 लाख की बात की और प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की बात की तो आपको 15 लाख रुपए देना चाहिए थे, लेकिन लोगों ने 15 लाख मांगे आपसे। बकार साहब आप इसके बाद बोलिएगा। बकार साहब अप्रैल फूल सुधांशु जी अप्रैल फूल अब आप कायरता दिखा रहे हैं। आप में बकार साहब दोबारा सारी बातें बोलनी पड़ेंगी आपको, बोलने नहीं दे रहे आप अपनी अपने अस्त्र बता लीजिए। सुधांशु जी की बात मुझे बोलने नहीं दे रहे। सुधांशु जी आप बोलिए। अच्छा सुनिए समित जी सुनिए, समित जी स्थिति क्या है वहां यूपी के परिप्रेक्ष्य में? दो स्थितियां बड़ी स्पष्ट हैं, कानून व्यवस्था, गुंडाई, भय, आतंक, आक्रोश। लोगों में आक्रोश है, जो वहां का माहौल है, जो वहां का वातावरण है वो गुंडाई का और आतंक का माहौल है। वहां पे मतलब थाने के प्रति लोगों में इतनी आज के दिन अविश्वास है कि मैं कह नहीं सकता। तो इसलिए जहां तक वकार साहब का सवाल है वो अपने गिरेबान में झांक ले तो उनको पता लग जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार की यादें आज तक दिल दहलाते दी है यूपी के अंदर। जिस तरह बेलगाम भ्रष्टाचार होके वहां पे जीना दूभर हो गया था, और इसीलिए समझिए 2012 के अंदर यही जो सुधींद्र भदौरिया जी कह रहे थे, अरे आप 2004 की बात करते, 2012 तो बाद में हुआ है। आपकी सरकार पूर्णतः बुद्धि लोगों ने उसके बाद किस तरह से आपको हराया, क्यों हराया, इसलिए हराया क्योंकि आप भ्रष्टाचारी थे। आज यहाँ आप भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करना चाहते। 10 लाख देखिए आपके साथ सुधींद्र जी देखिए क्यों चिढ़ गए, आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? आप सुधींद्र जी आप बौखला क्यों रहे हैं? आप क्यों बौखला रहे हैं? देखिए आपकी बौखलाहट दिखाती है कि आप भ्रष्टाचार की बात चला रहे हैं। ये बौखलाहट क्या दिखाती है? आपको अगर हमने भ्रष्टाचारी अटैक करी ना हम पे आक्रमण करी ना भ्रष्टाचार के विषय में, लेकिन भ्रष्टाचार तो आप बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार की बात होते हुए बहन मायावती जी और आपकी पार्टी जो है कटघरे में खड़ी हो जाएगी। यूपी की जनता जो है तो बात करिए ना, एक एक करके बात करते हैं। भदौरिया जी आप अपनी बात कही, आपने बात करने में कामयाब रहे। असीम बकार आप ये कहिए ना भ्रष्टाचार मुद्दा, आप तो मुद्दा ही नहीं मार रहे। असीम बकार साहब आप देखिए आपकी पार्टी भ्रष्टाचारी बिल्कुल कहूंगा, लेकिन थोड़ा शांत कराइए। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, जनता तक पहुँचना चाहिए। हाँ जा रही है, मैं समझ रहा हूँ, मैं जो कहने जा रहा हूँ जनता तक पहुँचना चाहिए। जनाब मित्तल साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप ये बता दीजिए चुनाव से पहले आपने जो वादे किए, यानी आपके प्रधानमंत्री जी यानी हमारे बादशाह सलामत ने जो वादे किए आवाम से, अगर चुनाव के बाद आवाम वाली बात आपसे कह रही है कि वादे पूरे कीजिए, तो उसमें कौन सा गुनाह हम कर रहे हैं? हमको सपना तो आपने दिखाया, 15 लाख रुपए देने की बात आपने की, और जब चुनाव के बाद हमने आपसे अपने 15 लाख मांगे तो आपने और आपके शाह साहब ने कह दिया अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। तो साहब ये बताइए कि आप आवाम को अप्रैल फूल क्यों मना रहे हैं? आपने जब 15 लाख की बात की तो आपको देना चाहिए थे। आपने 10 सर लाने की बात पाकिस्तान से की थी, आपने ये तो कहा नहीं था कि हम वहां जाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कबाब खाएंगे, हम उनको बुलाएंगे, कबाब खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे। जब आपने कहा था हम 10 सर लेके आएंगे तो 10 सर लाना चाहिए थे। हमारे जवानों के सर नहीं कटने देंगे, हमारे जवान नहीं मरेंगे, हमारे जवानों की शहादत नहीं होगी, तो आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? हमारे एक बार में 10-15 जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब आपको आपको वोट करेगी, चाहे आप किसी भी जात के आदमी को मंत्री बना दीजिए। वकार साहब, जनता हिसाब मांगेगी, और अगर हम हिसाब नहीं देंगे तो जनता हमें हरा देगी। उसमें क्या है, वो तो सत्य है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की राजनीति का क्या सत्य है कि जिस पार्टी के प्रति अविश्वास होगा उस पार्टी को हरा दिया जाएगा।
तो लेकिन मान्यवर, तो यानी ये आप जवाबदेही तो यानी ये आप मानते हैं कि बिहार में बिहार में वायदा करा था आपके अब देखिए वकार साहब देखिए वकार साहब अब आपका देखिए अब आप अशिष्ट हो रहे हैं, अब आप अशिष्ट हो रहे हैं। जब आप बोले थे मैं नहीं बोला ना, देखिए अब आप में हिम्मत नहीं है सत्य सुनने की, आप तो वरिष्ठ आदमी, हिम्मत रखिए सत्य सुनने की। आपने इल्जाम लगाया मैं एक शब्द नहीं बोला, तो इसलिए हिम्मत दिखाई। देखिए अरे तो इस समय कटघरे में अप्रैल फूल आपने क्यों बनाया जनता को, ये बताइए आप। मैंने कहा वकार साहब मुझे बोलने दीजिए, आपने प्रश्न कर दिया, मुझे सुनने दीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार करके उत्तर प्रदेश का चुनाव में संदर्भ में आपका जवाबदेही अब आपकी आएगी। आपके यहाँ गुंडाई की परिभाषा आपने नए आयाम दे दिए उसको, वहां पे डर, खौफ और अराजकता के नए आयाम आपने स्थापित कर दिए। पूरे यूपी के अंदर आपने सांप्रदायिकता का नए आयाम आपने आपके पास अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए वाजपेयी जी और रामकृपाल सिंह जी के कमेंट लेना चाहूंगा। सुमित जी मैं आपका लास्ट मांगा, आपका बुरा नहीं माना, वाजपेयी जी के पास वाजपेयी जी मित्तल साहब, मैं वाजपेयी जी आपको लगता है कि यूपी की जनता वही करेगी जो बिहार की जनता ने किया एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ? देखिए यूपी की जनता ये करने वाली है कि वहाँ थानेदार पिट रहे हैं, पुलिस पे भरोसा नहीं है, डेवलपमेंट टेलीविजन पे मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारी चीजों से जनता ऊब चुकी है और जो उम्मीद मोदी जी के साथ थी और 2 साल में जो कार्यक्रम हुए, क्या हुआ बिहार के बाद से लेकर और अभी तक के वक्त में? अब रिजल्ट आने लगे, अब रिजल्ट आने लगे। देखिए ना 2 साल का जब अपेरेजल हुआ, जब असेसमेंट पब्लिक के सामने रखा जा रहा है, सारे के सारे मंत्री पूरे 8-8 स्टेटों में जाके प्रचार प्रसार करके जनता को बता रहे हैं कि देखिए 2 साल में हमने ये किया, तो उस पर जनता यकीन करेगी। जनता को दिख रहा है और अगले 4 साल में जब पूरा अकाउंट रखा जाएगा तो जो वादे किए आसान है, जो आपसे रामकृपाल जी, क्या ये इतना आसान है जो बात रामकृपाल वाजपेयी जी कह रहे हैं? देखिए मैं कि अप्रेजल में सब अच्छा हुआ है तो यूपी में सब अच्छा होगा। सुमित जी अगर इतना काम किया कि 2003 काम बता दीजिए, इतना जो आपने विकास के 3 काम बता दीजिए। तो क्यों आखिरी कमेंट ले रहा हूं मैं, आप इजाजत सबकी। रामकृपाल सिंह जी देखिए 2017 मार्च में उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और कोई भी आज नहीं कह सकता है। लेकिन एक बात आज जो बीजेपी कर रही है, वो करने जा रही है, उसका मैं एक जो आपने भी आंकड़े दिए थे, देखिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलित को जोड़ लीजिए तो ये करीब 65% आते हैं। बचे कितने? 35%। 35% में से 18% के बारे में बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि यहाँ एफर्ट करना बेकार है। तो अब स्वाभाविक चीज है कि अब बीजेपी 65% पर ध्यान देगी या 17% पर ध्यान देगी। अब बिल्कुल फ्रैंक है, बिल्कुल। तो कोई भी बीजेपी नहीं कह रहा हूं मैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, बीएसपी हो, 65% जहां की आबादी पिछड़े और दलित हो, उनको नजरअंदाज करके कोई नहीं जा सकता। और जो बीजेपी में 282 या 83 एमपी हैं आज की तारीख में, उसमें से किसी को बनाएंगे तो वो किसी न किसी जाति का होगा और फिर ये सवाल उठेगा कि इसको क्यों बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 65% आबादी को अगर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, पहले ज्यादा नहीं दिया गया या अब दिया जा रहा है, तो कोई गुनाह नहीं किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि वोट और राजनीति, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी लोकप्रियता और वोट के लिए हर पार्टियां काम करती हैं। विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर किसी चुनाव के लिए, और यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए जीवन मरण का सवाल है। इसलिए अगर परफॉर्मेंस को थोड़ा नीचे रखा जाएगा और जातिवाद को अगर ऊपर भी आ गया तो ये बीजेपी की रणनीति है, और मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सही रणनीति है। और मैं आखिरी कमेंट के तौर पर एक चीज जोड़ दूंगा तमाम प्रवक्ताओं के सामने, सुदीन जी, वसीम वकार, पुनिया साहब, सुधांशु जी, वाजपेयी जी, कि अभी तो आपकी पार्टियों की सूचियां भी बाहर निकलेंगी विधानसभा की कि 403 उम्मीदवार कौन कौन बने, तब और साफ होगा कि क्या ये जात पात की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या बाकी पार्टियों ने भी की है। आज हमने बीजेपी को कॉर्नर किया क्योंकि बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई। हम देख लेते हैं कि आप में से कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो इस बात को नहीं मानेंगी। वो आने वाले 6 महीनों में साफ हो जाएगा जब सबकी सूचियां सामने आएंगी। इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा और ये बात जरूर कहूंगा कि यूपी का चुनाव जीतना तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले का सबसे बड़ा सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का चुनाव। 403 विधानसभा हैं, इसीलिए हर पार्टी हर वो कोशिश करेगी
जो रामकृपाल सिंह जी ने कहा, विनेबिलिटी, जो जीतेगा उसी को हम सिकंदर मानेंगे, उसी को हम पार्टी का टिकट देंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने आज का सवाल जो पूछा था यही था कि क्या केंद्र में दलित पिछड़ों को मंत्री बनाकर बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी। हजारों की संख्या में मुझे मैसेज मिले हैं। 61% हाँ में जवाब देते हैं, 39% नहीं में जवाब देते हैं। यानी मोटे तौर पर बड़े वर्ग को ये लगता है कि ये बीजेपी जो फेरबदल कर रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, उससे पार्टी को चुनावी राज्यों में फायदा पहुंचेगा। यही चीज हमने ट्विटर पोल पर पूछी, ट्रांसपेरेंट पोल। 63% लोगों ने हाँ में कहा कि बीजेपी को इससे फायदा होगा यूपी में, और 37% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं होगा। ये केवल एक दिखावा मात्र है। हालांकि जनता के सामने नतीजे आ चुके हैं। अब इस वक्त एसटीपी में मेरे साथ इतना ही।